हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। ये चैप्टर हमारे रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ा है, क्योंकि खाना जो हम रोज़ खाते हैं वो सब एग्रीकल्चर से आता है। चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें। और अगर आपका मन हो तो एग्रीकल्चर का मतलब है खेती करना, पौधे उगाना और एनिमल्स को पालना, ताकि फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर मिल सके। यहाँ तक क्लियर है? अब दोस्तों, एग्रीकल्चर जो है एक प्राइमरी एक्टिविटी है, मतलब ये सीधा नेचर पर डिपेंड करता है, जैसे सॉइल, वाटर, क्लाइमेट और सनलाइट। इन सभी चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर ये ज़रूरी चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी तो एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। अब सेगमेंट नंबर 2 पे बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो फार्मिंग जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि फार्मिंग होता क्या है। अब देखो दोस्तों, फार्मिंग के कई टाइप्स होते हैं, ठीक है। सबसे मेन 3 टाइप्स हैं। सब्सटेंस फार्मिंग, यानी कि छोटी ज़मीन होती है, किसान अपने फैमिली के लिए ही खेती करता है। और एशिया और अफ्रीका में ये कॉमन है। कौन सी फार्मिंग? सब्सटेंस फार्मिंग। अब बात करते हैं टाइप नंबर 2 की, कमर्शियल फार्मिंग। ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है कमर्शियल फार्मिंग में, मार्केट में बेचा जाता है, मशीन और फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, प्लांटेशन फार्मिंग क्या होता है। एक ही क्रॉप लार्ज स्केल पर उगाई जाती है, उसी को हम प्लांटेशन फार्मिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टी, कॉफ़ी, बनाना, शुगर कैन। प्लांटेशन फार्मिंग एक बिजनेस की तरह होती है दोस्तों। अगर बिजनेस के लिए कौन सी फार्मिंग होती है? प्लांटेशन फार्मिंग। अब बात करेंगे हम अपना जो नेक्स्ट है मेजर क्रॉप्स के बारे में। तो मेजर क्रॉप्स के बारे में हम बात करते हैं, तो एक बार रिव्यू बुक्स का हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले तो प्राइमरी एक्टिविटी जो होती है फार्मिंग में, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिस्कीकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, तो ये सारी एग्रीकल्चर की ब्रांचेस हैं। एग्रीकल्चर होता है एक ऐसी साइंस और आर्ट ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है। और कल्टीवेशन कहाँ पे करते हैं? सॉइल में करते हैं, जिससे क्रॉप्स को हम रेज करते हैं। रियरिंग लाइव स्टॉक, जितने भी माल मवेशी हैं उनको पालते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फार्मिंग, तो इसको भी हम फार्मिंग कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है सेरिकल्चर। अब जो ये सीरिकल्चर है, ये कमर्शियल रीयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स के लिए होता है, ठीक है, जहाँ से हम सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। और ये किसके लिए सप्लीमेंट है? इनकम जो है इससे फार्मर की बढ़ती है। अब पिस्कीकल्चर जो है, ब्रीडिंग ऑफ फिश के ब्रीडिंग के लिए, स्पेशली जब हम टैंक्स को, पॉन्ड्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसमें फ़िश का जो है ब्रीड कराते हैं और इसकी फार्मिंग करते हैं, तो तब हम इसको बोलते हैं पिस्कीकल्चर। विटिकल्चर होता है ग्रेप्स की कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर में हम सब्जियां, फ्लावर्स, फ्रूट्स और कमर्शियल यूज़ के लिए हॉर्टिकल्चर का इस्तेमाल करते हैं। ये ब्रांच है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब फार्म सिस्टम देखिए। अब ये जैसे देखिए, बहुत ही क्लियर पिक्चर्स यहाँ पे शो हो रही हैं। इसमें बोला है कि जब हमने फार्म सिस्टम जो है, ये आरेबल फार्म है। आरेबल फार्म कौन सा होता है? जिसमें इनपुट हमें क्या क्या देंगे? मशीनरी देंगे, सीड्स देंगे, केमिकल्स देंगे, ठीक है, और पूरा प्रोसेस करेंगे तो आउटपुट हमें निकलेगी फसल, ठीक है। ये देखिए, ये है आउटपुट। आउटपुट क्या है? क्रॉप से। मशीनरी, मैन, लेबर भी चाहिए होता है। सारी चीज़ें हम देख के बीज लगाएंगे। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है, बहुत कम होता है, लेकिन जब ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन हम करते हैं तो ज़्यादा इसमें जो है फर्टिलाइजर्स, केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ही हमें क्या मिलते हैं? क्रॉप्स मिलते हैं। अब बात करते हैं हम फिज़िकल इनपुट्स की। तो फिज़िकल हमारे पास देखिए, धूप होनी चाहिए, रेनफॉल भी होना चाहिए, टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए। क्योंकि देखो, टेम्परेचर अच्छा क्यों होना चाहिए? अगर राइस है, टी है,
हर एक जितने भी क्रॉप्स हैं इनके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिस पे ये ग्रो करते हैं। और देखिए स्लोप है, स्टोरेज किसान के पास होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, मशीनरी होना चाहिए, केमिकल होना चाहिए, ये है ह्यूमन इनपुट्स, ठीक है, और फिजिकल इनपुट्स जैसे ये थे। तो ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तभी जो है फार्मिंग पॉसिबल है। अब देखो दोस्तों, कुछ ऑपरेशन ऐसे भी इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे लिखा है, जैसे कि प्लोइंग है, सोविंग है, इरिगेशन है नहीं, वीडिंग है, हार्वेस्टिंग है। ये सारा प्रोसेस है जिससे हम क्रॉप को जो है फाइनली ला सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, और आउटपुट जो है हमें मिलता है क्रॉप। ये सारे प्रोसेस करने के बाद आउटपुट क्या मिलेगा? खाली क्रॉप मिलता है, ठीक है। अब देखिए वूल भी मिलता है, लेकिन ये एनिमल से, डायरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट, ये सारे कहाँ से मिलते हैं? हमें एनिमल से मिलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? जब एक जगह पे, एक एरिया में, जैसे वहाँ पे हमने पेड़ पौधे काटे और वहाँ पे कल्टीवेशन जो है, पेड़ पौधे फिर से मतलब जो है अपना खेती कर ली, और 1-2 साल के लिए ही वो लैंड जो है फर्टाइल होती है। उसके बाद वहाँ पे जो है फिर से वहाँ पे कोई फसल अच्छे से उगती नहीं है, तो फिर हम दूसरी जगह पे जाते हैं, वहाँ की झाड़ियाँ साफ करते हैं और वहाँ पे हम फिर से क्रॉप उगाते हैं। तो इसी प्रोसेस को, इसी को कहते हैं हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेजर क्रॉप्स के बारे में। आइए अब जानते हैं कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में, जैसे कि राइस है, वीट है, मिलेट्स है, मेज़ है, कॉटन है, जूट है, टी है, कॉफ़ी है और शुगर कैन है। ये क्या है? ये है मेजर क्रॉप्स, ठीक है। अब देखिए राइस के लिए वाटर लोविंग क्रॉप है ये, मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इसकी खेती कर दी जाती है मेनली। ऐसे तो बहुत जगहें हैं, जम्मू कश्मीर में भी हमें अपने आस पड़ोस के एरिया में भी देखने को मिलता है। वीट की बात करें तो कूल क्लाइमेट चाहिए, पंजाब, हरियाणा, यूपी में इसकी मेन खेती होती है। मिलेट्स की बात करें, जिसे हम बाजरा या ज्वार कहते हैं। मेज़ जो है, पॉपकॉर्न तो खाए होंगे ना। अब देखो टैक्स क्या लग रहा है पॉपकॉर्न पे, चीज़ वाले पॉपकॉर्न पे अलग टैक्स है, नहीं टैक्स का देखिए। तो मेज़ क्या है? मक्की जो है, इससे पॉपकॉर्न बनता है। कॉटन या जूट की अगर हम बात करें तो ये फाइबर क्रॉप्स हैं। टी और कॉफ़ी प्लांटेशन क्रॉप्स है, और मैंने आपको प्लांटेशन क्रॉप्स थोड़ी देर पहले बताया था, कमेंट करके बताया कि प्लांटेशन क्रॉप्स कौन से होते हैं। और शुगर केन मतलब स्वीटेस्ट क्रॉप। अब देखिए दोस्तों, ये सारे मेजर क्रॉप्स थे, और एक और इम्पोर्टेंट क्रॉप है जैसे पल्सेस, जो प्रोटीन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब चलते हैं हम सेगमेंट नंबर 4 के बारे में, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब है फार्मिंग टेक्निक्स और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना। इसमें यह सब आता है, जैसे बेटर सीड्स हों, इरिगेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, किस तरीके से हम इरिगेट करेंगे लैंड को, ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि गांव में, हिली एरियाज़ में अभी भी जो है लेबर का यूज़ होता है, ह्यूमन जो लेबर है उसका यूज़ होता है। लेकिन अगर बात करेंगे हम पंजाब की, बात करेंगे हम यूपी की, बात करेंगे हम बड़े बड़े ऐसे शहरों की जो मेजर प्रोडक्शन करते हैं, मेजर स्टेट्स की बात करेंगे, तो उनका ये है कि उनके पास मशीनरी है, हर चीज़ के लिए मशीनरी है दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों। अब देखिए इसमें हम एक और चीज़ की बात करेंगे कि जैसे ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर की बात की हमने, फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स की भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, और साइंटिफिक रिसर्च की, क्योंकि रिसर्च बहुत ही ज़रूरी है, ताकि क्रॉप को कैसे हम जो है एक अच्छा क्रॉप बनाए, हैं नहीं। तो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन ने एग्रीकल्चर में बड़ा बदलाव लाया है, वो आपको देखने को मिलता है। अब देखते हैं जो इंडिया और यूएसए है ना, इन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे। अब इंडिया में स्मॉल फार्म्स होते हैं और यूएसए में लार्ज फार्म्स होते हैं। इंडिया में मैनुअली मतलब लेबर काम करता है, और यूएसए में मशीनरी काम करती है। और इंडिया में फैमिली फार्मिंग है नहीं, लेकिन यूएसए में साइंटिफिक और कॉमर्शियल फार्मिंग है। तो ये डिफरेंस है इंडिया और यूएसए के फार्मिंग में। अब यूएसए में एक फार्मर बहुत ज़्यादा लैंड मैनेज करता है विद मशीन्स के मदद से। इंडिया में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हैं,
लेकिन लैंड कम है, ज़मीन कम है दोस्तों। एग्रीकल्चर दुनिया का हर कोने में इम्पोर्टेंट है, यह हमारे जीवन का बेस है। मॉडर्न टेक्निक्स और रिस्पॉन्सिबल फार्मिंग से ही हम अपना और इन्वायरमेंट का फ्यूचर सेफ बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और आगे बढ़ते हैं। अब आगे के टॉपिक को ज़रा देखते हैं कि देखिए, जैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन हुआ, नोमैडिक हर्डिंग हुआ, कमर्शियल फार्मिंग में मैंने आपको बताया, मिक्सड फार्मिंग में बहुत सारे क्रॉप्स हम रोटेशन में लगाते हैं, मिक्स करके लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए राइस का कल्टीवेशन किस तरीके से होता है, बनाना का प्लांटेशन, ज़रा पिक्चर्स पे गौर कीजिए, है नहीं। और देखिए मेजर प्लांटेशंस, ज़रा मैं मार्क कर देता हूँ। मेजर प्लांटेशन जो है फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है। जैसे रबड़ है, फिर रबड़ मलेशिया में है, कॉफ़ी ब्राज़ील में, कॉफ़ी कहाँ पे, ब्राज़ील में, टी इंडिया में और श्रीलंका में, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। मेजर क्रॉप्स जैसे मैंने आपको बताया कि राइस होता है नहीं। अब राइस की इम्पोर्टेंट इसमें टर्म्स हम पढ़ेंगे कि चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया। तो सबसे जो राइस प्रोडक्शन कंट्री है मेजर, तो वो है चाइना, फिर उसको फॉलो करता है इंडिया, उसके बाद जापान, फिर श्रीलंका, फिर इजिप्ट। और कुछ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हैं, जहाँ पे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश जो है 2 और 3 क्रॉप्स एक साल में उगाते हैं दोस्तों। अब वीट की बात करें तो वीट यहाँ पे देखिए, वीट को मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए, है नहीं, और रेनफॉल चाहिए इसको ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन में। ब्राइट सनशाइन चाहिए हार्वेस्ट के टाइम पे, क्योंकि पकेगा कैसे धान, है नहीं, यह पकना भी तो चाहिए। अब देखिए ये कौन कौन से एरिया में इसको ग्रो किया जाता है, यूएसए में, कनाडा में, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में। अब इंडिया में इसको विंटर में जो है वीट को, गेहूं को उगाया जाता है। मिलेट्स जो है यहाँ पे कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। जहाँ पे लेस फर्टाइल सॉइल होगी और सैंडी सॉइल होगी, वहाँ पे हम मिलेट्स का जो है कल्टीवेशन करते हैं। और ये हार्डी क्रॉप है और यहाँ पे लो रेनफॉल की ज़रूरत यहाँ पे होती है और मॉडरेट टेम्परेचर की। अब यहाँ पे देखिए जो बाजरा है, रागी है, इनको भी इंडिया में ग्रो करते हैं। और दूसरी कंट्री है नाइजीरिया, चाइना और निगर। मेज़ की बात करें, मकाई की प्रोडक्शन तो आपने देखी होगी किस तरीके से इसको हम लोग लगाते हैं। और इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है और रेनफॉल चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा सनशाइन की ज़रूरत यहाँ पे देखने को मिलती है। और वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए यहाँ पे। और मेज़ को जो मेन कंट्रीज़ है वो है अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना और रशिया, कनाडा, इंडिया, मैक्सिको, ये सारे देशों में उगाया जाता है, इसकी खेती की जाती है। कॉटन की बात करें, इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। कैसा टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल, कम रेनफॉल चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन इसके लिए चाहिए, ठीक है। और इसको कहाँ कहाँ पे ग्रो किया जाता है, चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, है ना, इजिप्ट, ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इन्हीं कंट्रीज़ में होता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट हमें देखने को मिला है कि हु डिस्कवर्ड द कॉफ़ी प्लांट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, देर आर डिफरेंट वर्जन्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी। इन अबाउट 850 AD, कालाडी, an Arab goat herder who was puzzled by the queer antics of his flock, tasted the berries of the evergreen bush on which the goats were feeding. On experiencing a sense of exhilaration, he proclaimed his discovery to the world. आप यहाँ पे कह रहे हैं कि 850 AD में लगभग इस तारीख को एक अरब के जिनके पास बकरियां थी, वो अपने बकरियों को चराने ले गए थे। तो उन्होंने एक हर्ब को, या फिर जहाँ पे बकरी खा रही थी वहाँ पे उन्होंने उसको टेस्ट किया और बाद में उन्होंने इस डिस्कवरी को जो है दुनिया को बताया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब टी देखिए, टी क्या है, एक बेवरेज क्रॉप है। अब इसको कूल क्लाइमेट चाहिए, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल चाहिए पूरे साल, ठीक है। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की भी हमने यहाँ पे बात की, टाइप्स ऑफ फार्मिंग की हमने यहाँ पे बात की। और यूएसए
और इंडिया का जो डिफरेंस है यहाँ पे फार्मिंग का, उसके भी हमने बात की है दोस्तों। फिलहाल के लिए इस वीडियो का हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आप बताएं आपको कैसा लगा ये फार्मिंग वाला वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।